सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मुझे शिशिर इछारिया कहते हैं और मैं भी आप ही की तरह एक आम रेल कर्मचारी हूं और वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में काम करता हूं। मैं भी आप ही की तरह रेलवे में हो रहे निजीकरण से चिंतित हूं। हमारी रेलवे में काम करने वाली यूनियन AIRF NFIR और मेरी जोनल रेलवे में काम करने वाली यूनियन WCRU WCRMS से हम सवाल पूछते हैं कि ये निजीकरण क्यों हो रहा है और आप लोग इसे होने क्यों दे रहे हैं, पर जवाब कुछ मिलता नहीं है दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना हम जवाब खुद ही तलाश लें। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद भोपाल मंडल की सीरीज दिमाग खोल AIRF NFIR की पोल खोल कार्यक्रम में। दोस्तों, इस वीडियो में AIRF NFIR से रेलवे में दोनों यूनियन को संबोधित करूंगा। हम जानते हैं कि इनसे संबंधित यूनियन हर जोनल रेल में अलग अलग नाम से काम करती हैं। मेरा मतलब है, अगर मैं AIRF NFIR बोल रहा हूं तो मेरा तात्पर्य मेरी पश्चिम मध्य रेलवे जोन में WCRU WCRMS से भी है और विभिन्न जोन में अलग अलग जोनल यूनियन से रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे में हो रहे निजीकरण की समस्या के संबंध में आपसे कुछ बात करेंगे और रेलवे में निजीकरण का विरोध कर रही ये दोनों यूनियन AIRF NFIR और पश्चिम मध्य रेलवे में WCRU WCRMS की आज हम पोल खोलेंगे। दोनों यूनियन के नेता किस तरह से निजीकरण को रोकने के बहाने अपनी दुकान चला रहे हैं, आपसे जबरदस्ती चंदा वसूल कर अपने रिटायर्ड नेता और उनके निकम्मे बच्चों का घर चला रहे हैं। इस संबंध में आज इन दोनों यूनियन की हम पोल खोलेंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रेलवे में निजीकरण के आने से हमारी नौकरी पर भी खतरा बन गया है और साथ में भविष्य में भी रेलवे में नौकरी निजीकरण की वजह से समाप्त हो जाएंगी। आप लोगों को दोस्तों आश्चर्य होगा जानकर कि निजीकरण में रोकने का दायित्व हमारी दोनों रेलवे की यूनियन AIRF NFIR की ऊपर ही है, जिनको आप चुनकर मान्यता देते हैं। इसी बात का ये लोग आपसे चंदा लेते हैं, आपसे वोट लेते हैं और ये कहते हैं कि यह आपके कर्मचारियों की हित की रक्षा करेंगे, पर दोस्तों ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रेलवे में लगातार निजीकरण हो रहा है। यकीन मानिए, ये निजीकरण AIRF NFIR दोनों यूनियन की मिली भगत से हो रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं दोस्तों कि पहले तो दोनों यूनियन के नेता निजीकरण पर सरकार से हामी भरते हैं। PPP समिति यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक्सपर्ट बनते हैं, फिर बाहर आके हम सीधे साधे रेलवे कर्मचारियों के सामने विरोध का तमाशा करते हुए ढोंग करते हैं। इस बेफिजूल के ढोंग में दोस्तों हमारे रेल कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई का उपयोग होता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग अपनी छुट्टी लेकर विरोध नहीं करते हैं। इन्हें सरकार के द्वारा स्पेशल कैजुअल लीव प्रदान की जाती है विरोध करने के लिए। अब आप सोचिए कि सरकार की सुविधा पे और सरकार के खिलाफ विरोध करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे इस तरीके से तो नैया पार होने नहीं वाली। सरकार बिना AIRF NFIR की सहमति से प्राइवेट ट्रेन दोस्तों चला नहीं सकती, और अगर चला भी रही है और चलाने के बाद इनसे पूछ नहीं रही है तो फिर ये हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसे नेता, ऐसी यूनियन को घर बैठा देना चाहिए, यही हमारे हित में होगा। दोस्तों, हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि AIRF NFIR यूनियन के नेता ठेकेदारी प्रथा को भी इसलिए भी रेलवे में लाना चाहते हैं कि जो भी रेलवे के ठेके आवंटित हों वो अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों को ये दिलवा दें। ये लोग यूनियन की आड़ में अपना और अपने करीबियों का उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पश्चिम मध्य रेलवे विभाग में ECC सोसाइटी काम करती है, जिसे हम ECC बैंक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये हम रेलवे कर्मचारियों को कुछ ब्याज पे लोन देती है, पैसे देते हैं। आप देखेंगे ECC सोसाइटी काम तो रेलवे कर्मचारियों के लिए करती है, पर ECC बैंक का जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से प्राइवेट होता है। अभी ये स्टाफ कौन है? ये स्टाफ इन्हीं यूनियन के नेता के बच्चे हैं, बहू हैं या उनके रिश्तेदार हैं। मतलब ECC बैंक में नौकरी के लिए ना तो कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई टेस्ट होता है। बस आपकी पात्रता इतनी होनी चाहिए कि आप रेलवे की यूनियन के किसी बड़े नेता के रिश्तेदार हों या उनके बेटे या बहू हैं। आपकी पात्रता अगर ये है तो आपको ECC बैंक में नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो मतलब इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर रेलवे में ठेकेदारी आई तो उसका फायदा सीधा सीधा इन दोनों यूनियन के बड़े नेताओं को होने वाला है और हमारे कर्मचारी का हित इसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, निजीकरण पे ये AIRF NFIR यूनियन के नेता लोग हम रेल कर्मचारी को लगातार भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं।
ये निजीकरण इनकी सरकार ने लाया, उनकी सरकार ने लाया, बस हमेशा इन पर उन पर दोष मढ़ते रहते हैं और अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। निजीकरण के विरोध करने के बहाने या फिर निजीकरण को रोकने के बहाने ये लोग आपसे चंदे के रूप में 500-500 रुपये वसूलते हैं और अपने रिटायर्ड नेता और उनके नकारे बच्चों का घर चलाने में लगे हुए हैं। मतलब आप समझिए कि कटोरे का दूध भी पी रहे हैं और उसकी मलाई भी चाटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप विश्वास मानिए कि निजीकरण के सबसे बड़े जिम्मेदार AIRF NFIR यूनियन के नेता लोग ही हैं। दोनों यूनियन के नेता जो पहले तो निजीकरण पर सरकार से सहमति भरते हैं, फिर बाहर आकर विरोध प्रदर्शन का ढोंग करते हैं। इसको आज हम कुछ उदाहरण से सिद्ध करेंगे। कैसे दोस्तों? उदाहरण के तौर में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज AIRF NFIR यूनियन के नेता लोग आप लोगों के बीच में आते होंगे और कहते होंगे कि 2016 में बीजेपी की सरकार ने हबीबगंज स्टेशन को नीलाम कर दिया, बेच दिया या उसका निजीकरण कर दिया। दोस्तों, आज हम सभी रेल कर्मचारी गूगल बाबा के युग के लोग हैं। हमें सब चीज़ का जवाब गूगल बाबा से मिल जाता है। जब आप गूगल बाबा पे जाकर खोज करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हबीबगंज की नीलामी करने के लिए 2012 में IRSDC कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। IRSDC कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 2012 में बना दिया गया था, वो भी कांग्रेस सरकार द्वारा। 2012 में कांग्रेस सरकार थी दोस्तों। जब IRSDC 2012 में गठित हुआ तो उसका सीधा सीधा यही उद्देश्य था कि हमें भारतीय रेलवे के स्टेशनों को नीलाम करना है, बेचना है, क्योंकि उसमें अपने आप में लिखा है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पर जब IRSDC का गठन हुआ तब इन दोनों यूनियन को सोचना चाहिए था कि अब ये मुर्गी कौन से अंडे देगी। पर इन AIRF NFIR के नेताओं को तो कुछ मतलब था नहीं क्यों IRSDC का गठन हुआ। या AIRF NFIR के नेता लोग तो बस अपने भोग विलास में डूबे रहते हैं और इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि रेलवे बोर्ड से क्या गठित हो रहा है, क्या गठित नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब IRSDC का गठन हुआ तब AIRF NFIR यूनियन के नेताओं का काम था कि पिछले कॉरपोरेशन के गठन से सबक लेते हुए IRSDC का गठन का विरोध 2012 में ही करना चाहिए था। उस समय AIRF NFIR को सोचना चाहिए था कि IRSDC का गठन क्यों हुआ, पर इन लोगों ने दोस्तों को सोचा नहीं, ना ही IRSDC के गठन का कोई विरोध किया। सन 2012 में ही भारतीय रेलवे के स्टेशनों की नीलामी की रूपरेखा सरकार द्वारा तैयार कर ली गई थी। उनको बेचने के लिए IRSDC का गठन हो चुका था, जिसके चलते 2016 में हबीबगंज स्टेशन को नीलाम कर दिया गया, उसका निजीकरण कर दिया गया। पर हमारे यूनियन के नेता 2012 से 2016 तक सोते रहे, सरकारी सुविधाओं के नाम पर ऐश करते रहे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर 2012 में ही दोनों यूनियन ने कोई कदम उठाए होते और IRSDC के गठन का विरोध किया होता तो 2016 में हबीबगंज स्टेशन की नीलामी नहीं होती। दोस्तों, हमारी रिसर्च में हमने पाया कि निजीकरण का खेल कोई नया नहीं है। जब हमने खोज की तो हमने पाया कि रेलवे में निजीकरण की पहली नींव 1974 में ही डाल दी गई थी। तभी से रेलवे में निजीकरण का खेल बिना रोक टोक लगातार चालू है। तभी से IRF NFIR के नेता लोग हम भोले भाले कर्मचारियों को मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे वर्तमान की बीजेपी की सरकार हो, 1974 से रेलवे में के निजीकरण करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बस दुख इस बात का है कि रेलवे जब से निजीकरण का ये खेल रेलवे में चल रहा है तब से हमारे यूनियन के नेता AIRF NFIR के नेता सिर्फ मुखदर्शक बने हुए हैं। ये लोग यूनियन की आड़ में सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वर्तमान में ये केंद्र सरकार पर दोष मढ़ते रहते हैं और अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। अभी आपके स्क्रीन पर रेलवे के निजीकरण कब कब हुआ, कब कब कौन से कॉरपोरेशन गठित हुए, उस समय किन की सरकार थी, इसका एक विश्लेषण हम करेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक विश्लेषण दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप देखेंगे कि रेलवे में निजीकरण का सबसे पहली नींव 1974 में डाली और RITES नाम की एक संस्था का गठन हुआ 1974 में। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार थी और हमारे AIRF NFIR ही रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन थी। दूसरा दोस्तों गठन हुआ इरकॉन का, 1976 का साल था, कांग्रेस की सरकार थी और AIRF NFIR की
NFIR ही मान्यता में थी। तीसरा गठन हुआ हमारा क्रिस का, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1986 में इसका गठन हुआ। ये भी एक कॉरपोरेशन बना रेलवे में और कांग्रेस की सरकार ने बनाया, पर AIRF NFIR ही मान्यता में थी। इसी तरीके से आएंगे दोस्तों 1987 में IRFC का गठन हुआ जो जनता दल ने किया। फिर 1989 में कॉनकोर का गठन हुआ, वो भी जनता दल ने किया, जनता दल की सरकार थी और AIRF NFIR तब भी हमारी मान्यता में थी। ऐसे ही चलते चलते आप देखेंगे कि सारी कंपनियों का गठन रेलवे में होता गया। भाजपा की सरकार जब आई 2000 में तो उन्होंने सबसे पहले रेलटेल बनाई, तब भी सरकारें तो बदल गई पर AIRF NFIR हमारी मान्यता में बनी रही। फिर RVNL का गठन हुआ 2003 में, भाजपा की सरकार थी, AIRF NFIR हमारी मान्यता में थी। कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार चली गई, 2006 में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया। उसका रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से एक संस्थान का निगमीकरण हो गया, रेलवे में वो संस्था काम करने लगी। तब कांग्रेस की सरकार थी, AIRF NFIR तब भी हमारे मान्यता में थे। और आखिरी में IRSDC 2012 में आखिरी जो कॉरपोरेशन बना 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और AIRF NFIR हमारी मान्यता में थी। आप देख रहे हैं 1974 से लेके 2012 तक सरकारें बदलती रही, सरकार आई गई, सबने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे रेलवे का निजीकरण करने पर। हमारी एक दोनों यूनियन जो थी AIRF NFIR ये मुख्य बनी रही। 1974 से रेल का निजीकरण निगमीकरण बिना किसी विरोध के किया जाता रहा और ये लोग मुख्य दर्शक बने रहे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। दोस्तों हमें तो हमारी यूनियन ने लूटा, सरकारों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो दोस्तों देखा आपने कैसे 1974 से लगातार रेलवे में कॉरपोरेशन का गठन होता जा रहा है। रेलवे बिना किसी विरोध के निजीकरण की तरफ रेलवे को ढकेला जा रहा है। रेलवे का निजीकरण निगमीकरण होता देख AIRF WCRE और NFIR WCRMS के नेता लोगों की नींद कभी नहीं टूटी। बस चुनाव आते ही निजीकरण निगमीकरण का विरोध का ढोंग करने लगते हैं ताकि कोई रेलवे का समझदार कर्मचारी उनसे कुछ सवाल ना पूछ ले। दोस्तों इस विश्लेषण में हमें स्पष्ट समझ में आता है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पर रेलवे में AIRF NFIR के नेतागण हमेशा मान्यता में थे। इनका ये धर्म था कि कॉरपोरेशन का जब गठन होता था तो उसका विरोध करें, इनको लागू नहीं होने दे। पर हमारे AIRF NFIR के नेतागण सिर्फ सुविधाओं भोगने में लगे रहे। इनको सोचना चाहिए था कि आगे रेलवे में कॉरपोरेशन के गठन क्यों हो रहे हैं, इन्होंने पर ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों रेलवे में हाल ही में एक और निजीकरण का उदाहरण देखने को मिला। हाल ही में हमारे IRCTC कॉरपोरेशन द्वारा प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। तब भी हमारे AIRF NFIR के नेता सिर्फ देखते रहे या फिर यूं कहेंगे सिर्फ विरोध का ढोंग करते रहे। दोस्तों पहली तेजस ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चली। लखनऊ वही शहर है जहां से AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी आते हैं और दिल्ली वही शहर है जहां AIRF का केंद्रीय कार्यालय है। अब सोचिए कि सरकार ने वहीं तक प्राइवेट ट्रेन चला दी जहां इसका विरोध होने की सबसे प्रबल संभावना थी। मतलब आप सोच सकते हैं सरकार की नज़र में AIRF यूनियन के नेताओं की क्या छवि है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि AIRF के मुंह पर सरकार का द्वारा जड़ा हुआ है जोरदार तमाचा है। इन्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। सोचिए AIRF के लोग लखनऊ और दिल्ली जैसी जगहों पे भी प्राइवेट ट्रेन का विरोध नहीं कर पाए या उसे चलने से नहीं रोक पाए, तो बाकी जगह से हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुझे तो दोस्तों इस प्राइवेट ट्रेन के संचालन में पूरी दाल में कुछ काला लगता है या फिर पूरी दाल ही काली है। दोस्तों जो हाल AIRF के साथ लखनऊ में हुआ वही हाल NFIR के साथ मुंबई में हुआ। आखिर सरकार तो दोनों ही यूनियन को एक ही थाली का चट्टा बट्टा समझती है। सरकार ने भी NFIR के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ ही दिया। दूसरी तेजस ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चला दी। अब हम सब जानते हैं कि NFIR का गढ़ मुंबई है जहां से CRMS और WCRMS के महान नेता NFIR के कार्यकारी अध्यक्ष श्री RP भटनागर आते हैं और साथ में उनके काबिल बेटे अमित भटनागर भी मुंबई से ही आते हैं जो कि NFIR WCRMS के प्राइवेट नेता हैं। पर लखनऊ की तरह मुंबई में भी कोई विरोध नहीं हुआ। इसके पीछे क्या साजिश है इसका तो भगवान ही मालिक है। अब आप सोचिए दोस्तों NFIR CRMS ने तो प्राइवेटाइजेशन अपनी यूनियन में कर रखा है अमित भटनागर के रूप में।
अब आप इनके नुमाइंदों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं, जब ये बेचारे NFIR WCRMS में प्राइवेट नेता अमित भटनागर का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो रेलवे में निजीकरण का ये क्या खाक विरोध करेंगे। तो इसी तरह अब हम कहेंगे मुंबई में भी कोई विरोध नहीं हुआ, यहाँ पर दाल में फिर कुछ काला नजर आता, या फिर कहेंगे कि पूरी दाल ही काली है, प्राइवेट गाड़ियां चलती जा रही हैं और AIRF NFIR के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब आप एक तस्वीर देखिए। हम आपको इस तस्वीर से यूनियन और सरकार के संबंध को कुछ समझाना चाहते हैं। अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग फोटो फ्रेम में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ज़बरदस्ती घुसने के जुगाड़ में हैं। वैसे इनमें से एक तो है हमारे पीयूष गोयल, हमारे रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी, साथ में AIRF के शिव गोपाल मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, जिनका ध्यान पूरा सिर्फ पोज देने में है। वे सिर्फ कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। इसमें NFIR के रघुवैया जी और पश्चिम मध्य रेलवे के अशोक शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं। वो भी फ्रेम में घुसने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं या भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बाकी कौन लोग हैं मैं दोस्तों जानता नहीं, ना जानना चाहता हूँ, पर शक्ल से सब रेलवे वाले ही या रेलवे की यूनियन वाले ही लग रहे हैं। वैसे ही मुझे तो सभी यूनियन वालों की शक्लें एक जैसी ही लगती हैं। दोस्तों, ये फ़ोटो 2020 जनवरी महीने का है। ये यूनियन वाले सरकार से क्यों मिलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, ये मेरे समझ के परे हैं। क्योंकि ये फ़ोटो जिस दिन आई थी और ये मीटिंग जिस दिन थी, उसके ही अगले 1-2 दिन में दूसरी तेजस एक्सप्रेस सरकार द्वारा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चला दी गई थी। अब समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या माजरा है। ये लोग इस मीटिंग में करने क्या गए थे। मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये सरकारी पैसे से पार्टियां करने गए थे, क्योंकि रेलवे कर्मचारी की हित की बात तो इस बैठक में कोई हुई नहीं। अगर होती तो अगले ही दिन तेजस एक्सप्रेस पटरियों पर नहीं दौड़ती। इन्होंने तेजस एक्सप्रेस चलने का विरोध इस पार्टी में क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ चाय समोसा खाकर और फोटो खिंचवाने में मशगूल रहे? अगले ही दिन दूसरी तेजस एक्सप्रेस पटरी पर क्यों दौड़ी? इस सब का जवाब AIRF NFIR के नेताओं के पास नहीं है। अब आप सोचिए, ऐसी यूनियन के नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की बजाय सरकार की खाने की प्लेटें खाने में और उनके सरकारी पैसे पार्टियों करने में मशगूल रहती है। दोस्तों, एक यूनियन का काम सिर्फ कर्मचारियों के हित में काम करना होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर सरकार यूनियन के नेताओं के विचारधारा की भी है, तो भी यूनियन के नेताओं का धर्म है कि सरकारी कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध करें, ना कि उनकी आवभगत में लगे रहें और उनकी खूब चापलूसी करते रहें। पर दोस्तों, AIRF NFIR के नेता लोग यूनियन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, अपने परिवार और अपने पारिवारिक करीबियों को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको फिर हम एक तस्वीर के द्वारा समझाना चाहते हैं। आपको स्क्रीन में एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें AIRF WCRU के नेता मुकेश गालप दिखाई दे रहे हैं, WCRU की नेता चंपा वर्मा जी दिखाई दे रही हैं और साथ में दिखाई दे रहे हैं कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी। बाकी कौन लोग हैं मैं जानना नहीं चाहता और जानने की कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फ़ोटो नवंबर 2019 की है। कोटा में WCRU द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें श्री ओम बिरला जी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का नाम था नागरिक अभिनंदन समारोह। अब आप कहेंगे कि इसमें आपको क्या परेशानी है, स्वागत कोई किसी का भी कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर दोस्तों, जहाँ एक और AIRF WCRU के पदाधिकारी निजीकरण पर केंद्र में सत्ताधारी भाजपा पार्टी का विरोध कर रहे हैं या फिर यूं कहें विरोध का ढोंग कर रहे हैं, उसे पानी पी कर कोस रहे हैं, और दूसरी तरफ AIRF WCRU के नेता लोग कोटा से भाजपा के सांसद माननीय श्री ओम बिरला जी का सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या कारण है? क्या मैसेज जाता हो केंद्र सरकार को? क्या AIRF WCRU के नेता लोगों ने ओम बिरला जी को बताया कि सरकार प्राइवेट ट्रेन चला रही है, आप इस संबंध में कुछ कीजिए? इस समारोह के बाद भी तेजस एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ती रही। दोस्तों, जहाँ तक हम समझते हैं, AIRF WCRU के नेता लोगों ने नागरिक अभिनंदन समारोह कर आपने रेल कर्मचारी का तो कोई भला नहीं किया। आप सोचिए, लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी हमारे और आपके कहने पर तो कई किसी कार्यक्रम में जाएंगे नहीं, पर इस कार्यक्रम में पहुंच गए। इससे ऐसा लगता है कि WCRU नेताओं की बड़ी दोस्ती है उनसे,
तभी तो एनपीएस लागू हो गया, निजीकरण होता जा रहा है। और एआईआरएफ एनएफआईआर के लोग सांसद विधायक के स्वागत समारोह कर रहे हैं। ऐसे स्वागत समारोह से रेल कर्मचारी का तो कोई भला नहीं होने वाला, न भविष्य में होगा। इस तरह के समारोह से हमारे रेलवे की यूनियन के नेता सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, वो भी रेलवे कर्मचारियों की सपनों की कीमत पर। स्वागत समारोह करना है तो खूब करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर स्वागत समारोह में पैसा किसका खर्च हो रहा है, अब मुझे उस पर परेशानी है। ये समारोह किसी के निजी पैसे से नहीं हुआ होगा। इसमें रेल कर्मचारी से ज़बरदस्ती वसूले गए 500 रुपये से ये समारोह किया गया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा और आपका पैसा किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, और ऐसे यूनियन के नेताओं में हमारे रेल कर्मचारियों का भविष्य कितना सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लिखा है मोदी की रहते रेल का निगमीकरण नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है एआईआरएफ के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक अखबार में लिखा मैंने पाया था। अब धुआं तो वहीं उठेगा जहां आग लगेगी। अब एआईआरएफ एनएफआईआर के नेताओं का दोगलापन देखिए, कितने शातिर हैं। जब आप कह रहे हैं कि मोदी के रहते निजीकरण नहीं होगा, तो निजीकरण क्यों हो रहा है, आप क्यों होने दे रहे हैं, ये शिव गोपाल मिश्रा जी से पूछना चाहिए। पहले इनके नेता निजीकरण पर सरकार के साथ हामी भरते हैं, फिर बाहर आकर इनके नुमाइंदे रेल कर्मचारियों को गुमराह कर धरना प्रदर्शन करते हैं। कमाल का दोगलापन है इन लोगों का। दोस्तों, जब हमने अपनी खोज की कि क्या कारण है रेलवे में निजीकरण लागू होने का, क्यों एनपीएस इतनी आसानी से रेलवे में लागू हो गया, जब इसकी जांच पड़ताल की तो हम भूतकाल में पहुंच गए, जहां हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला तो हमारी मुलाकात महान नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। आपने देखा कि श्री जॉर्ज फर्नांडिस एआईआरएफ के चीफ थे और आगे चलकर देश के रक्षा मंत्री बने थे। बस यहीं से एआईआरएफ एनएफआईआर के वर्तमान नेताओं का लक्ष्य मुझे समझ में आ गया। इनकी राजनीतिक सपने मुझे समझ में आ गए। ये सब सांसद विधायक बनना चाहते हैं। अब इन नक्कारों को कैसे समझाएं कि सिर्फ सरकार की चापलूसी से कोई आदमी महान नहीं बन सकता। इसके लिए लोगों को, इन नेताओं को समाज की भलाई करनी चाहिए, कर्मचारी के हित में काम करना चाहिए। बस यही एआईआरएफ एनएफआईआर के नेताओं की गलतफहमी है कि ये लोग आगे चल के कुछ कर गुजरेंगे और सरकार के अच्छे पदों पर बैठेंगे। पर आप आज के एआईआरएफ एनएफआईआर के नेताओं से जॉर्ज फर्नांडिस जी का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैसे तो रेलवे के नेताओं को राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना चाहिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ रेल कर्मचारियों के हित में ही काम करना चाहिए। पर दोस्तों, आप सच मानिए, रेलवे के एआईआरएफ एनएफआईआर के नेता अब की बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो रेलवे के कर्मचारियों के सपनों की कीमत पर ये लोग पूरा करना चाहते हैं। इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते सबसे पहले हम एनएफआईआर की बात करेंगे। अरे भाई, बारी बारी करके इन दोनों का चीरहरण करेंगे। ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रेल कर्मचारियों के कंधे पर पूरा करना चाहते हैं। कुछ ने तो कर भी ली हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, जिसे हम एनएफआईआर के नाम से भी जानते हैं, इसका सीधा संबंध इंटक से। इंटक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट श्री संजीवा रेड्डी 6 साल तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो देखा जाए, श्री संजीवा रेड्डी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्हें रेल कर्मचारियों के हित में और अन्य विभाग के कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए था, पर ऐसा दोस्तों हुआ नहीं। जी संजीवा रेड्डी तो सांसद के पद तक पहुंच गए, क्योंकि एनएफआई और इंटक का संबंध सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी से है, या यूं कहें कि ये दोनों ही जन्मजात कांग्रेसी हैं। दोस्तों, ये तो बात थी एनएफआईआर की। अब हम बात करते हैं एआईआरएफ की। तो एआईआरएफ की विचारधारा तो दोस्तों वामपंथियों की है, और वामपंथी नेताओं ने इसकी शुरुआत की थी। तभी आपने देखा होगा ये एक दूसरे को कामरेड से संबोधित करते हैं और लाल सलाम का नारा देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ये लाल सलाम कौन लोग बोला करते थे। आपको बता दो, इस लाल सलाम के नारे इन्हें देश को नक्सलवाद की तरफ धकेल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि लाल सलाम नारा हम सभी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश में लगभग कामरेड, कम्युनिस्ट और लाल सलाम की नस्ल खत्म हो चुकी है, पर फिर भी
अभी भी इनके कुछ भाई बंधु रेलवे में बचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखकर, या यूं कहें इनके नेताओं ने वक्त की नज़ाकत को देखकर वामपंथी पार्टी को छोड़ सत्ताधारी भाजपा का दामन थाम रखा है। ये मुख्य रूप से है तो कम्युनिस्ट ही, पर अभी समय रहते हुए इन्होंने अपने पिताजी को बदल लिया है। AIRF WCRF के नेता रेल कर्मचारियों को गुमराह करते रहेंगे कि हम तो लोग स्वतंत्र ट्रेड यूनियन है, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पर दोस्तों, आप विकिपीडिया या गूगल बाबा पर जाएंगे, गूगल बाबा से इसका उत्तर पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि असल में ये लोग हैं वामपंथी। बस अभी इन्होंने भाजपा का दामन थाम रखा है ताकि AIRF की दुकान चलती रहे, इनके नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाते रहे, रेल कर्मचारी को उल्लू बनाते रहें और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लोग आपको नहीं बताएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि बंगाल के महान वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे श्री ज्योति बसु AIRF के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं कई सालों तक। अब आप सोचिए कि ये लोग स्वतंत्र यूनियन कहाँ से हो गए। इनकी जड़ें तो वामपंथी तक जाती हैं। AIRF समय के साथ अपना मेकअप चेंज कर लेती है। जब भी आप इनका मेकअप उतारेंगे तो आपको निकलेगा ये लोग वामपंथी ही निकलेंगे। जब भाजपा सरकार चली जाएगी तो ये वक्त के साथ अपने पिताजी को फिर बदल लेंगे। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई साहब आप कैसे कह सकते कि इन्होंने सत्ताधारी भाजपा का दामन थाम रखा है। तो दोस्तों, आप कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उन तस्वीरों के जरिए आपको और इनके भाजपा के संबंधों को, भाजपा के नेताओं के संबंधों का कुछ इनका विश्लेषण हम करेंगे। दोस्तों, अभी एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के घर की है। यहाँ पर कई भाजपा के नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से प्रमुख रूप से एक नेता दिखाई दे रहे हैं जो हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। अब आप सोचिए, महेंद्र नाथ पांडे जी आपके और हमारे बुलावे पे तो हमारे घर आएंगे नहीं, भाई केंद्रीय मंत्री हैं आखिर। चलो हम मान भी लेंगे बचपन की दोस्ती है, पर दोस्तों ये दोस्ती रेलवे कर्मचारी के हित में तो दिखाई देती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रेलवे कर्मचारी की अहित की लाइन लगी हुई है। चलिए अगली तस्वीर पर। दोस्तों, अभी अगली तस्वीर आपके सामने जो है, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे फिर से शिव गोपाल मिश्रा जी और राजनाथ सिंह जी। दोस्तों, सुनते हैं कि दोनों ही लखनऊ से आते हैं। दोनों में बहुत याराना है, पर रेल कर्मचारी के हित का नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ऐसा लगे कि इनके भाजपा नेताओं के संबंध, इनके भाजपा के नेताओं से संबंध हैं तो रेलवे और कर्मचारी कुछ हित हुआ हो। देखिए दोस्तों, ये दूसरी तस्वीर। अरे अब आप कहेंगे फिर वही तस्वीर आ गई। दोस्तों, आदमी वही है पर कुछ समय अलग है। भाई वही हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वही राजनाथ सिंह जी हैं। अरे भाई, डेली का मिलना जुलना है, रोज का मिलना जुलना है, तस्वीर तो खिंचती रहती हैं। बस ये रेल कर्मचारी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये इनका मिलना जुलना रोज का बना हुआ है। दोस्तों, हम थोड़ा AIRF के नेताओं के राजनीतिक सपनों की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो AIRF NFIR यूनियन के जितने भी नेता हैं, सबकी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और पर कई लोगों के सामने आ भी चुकी हैं। उनमें से एक हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी। यूनियन की आड़ में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, वो तो इनकी दाल गल नहीं पा रही है। दोस्तों, 2014 में लोकसभा चुनाव में लखनऊ की सीट से आम आदमी की टिकट पर शिव गोपाल मिश्रा जी का नाम बहुत उछला था। सुनते हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से लखनऊ लोकसभा सीट के दावेदार थे। कई अखबारों में ये खबर थी कि आम आदमी पार्टी के लखनऊ से टिकट के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने आवेदन किया है और उनका इंटरव्यू होना बाकी है। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शिव गोपाल मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला, या हो सकता है कि शिव गोपाल मिश्रा जी इंटरव्यू पास ना कर पाए हों। वो तो भगवान का भला है, नहीं तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे कर्मचारी के खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी के साथ शिव गोपाल मिश्रा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फोटो लखनऊ की एक रैली की है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ स्टेज पर कुमार विश्वास जी दिखाई दिए थे और हमारे उनके भक्त जो कि रेलवे में हैं, सब लोग अपने आप को DRM समझने लगे थे। तो दोस्तों, अभी तक के हमारे वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि कैसे AIRF WCRU और NFIR WCRMS के नेता लोग निजीकरण के मुद्दे पे हम रेल कर्मचारियों को उल्लू बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और ये दिखावा करके कि ये विरोध का ढोंग कर रहे हैं
या विरोध कर रहे हैं, हमारी जेब से नोट बटोर रहे हैं और हमारे वोट भी बटोर रहे हैं और रेलवे में अपनी यूनियन को मान्यता दिलवाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी खून पसीने की कमाई से ये दोनों यूनियन के नेता, AIRF NFIR के नेता लोग खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। आपकी खून पसीने की कमाई से विदेश यात्राएं कर रहे हैं। आपकी खून पसीने की कमाई से ये लोग डेपुटेशन पर रह के सैलरी ले रहे हैं। अब आप ये कहेंगे साहब, ये डेपुटेशन पे रह के सैलरी लेना क्या होता है? मतलब ये लोग हैं तो रेल कर्मचारी, पर रेलवे का कोई काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ काम करते हैं इनकी यूनियन का, जिसके लिए यूनियन इनको बेसिक प्लस DA के बराबर भुगतान करती है। अब आप पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा, इतनी सैलरी इन नेताओं को कहाँ से मिलता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होता है कि ये पैसा आप ही की जेब में से आता है। जो पैसा आप इनको सदस्यता के रूप में 500 रुपये और बोनस के रूप में 500 रुपये, मतलब साल के 1000 रुपये जो इनको आप चंदा देते हैं, उसी चंदे से ये इनको सैलरी पे होती है। क्यों सैलरी पे की जाती है? इसलिए सैलरी पे की जाती है इन लोगों को कि ये आपके कर्मचारियों के हित में काम कर सके, सरकार से आपके लिए लड़ सके। पर दोस्तों, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि आपके लिए कुछ हित का के कार्य हो रहे हैं। बस आपके पैसे से घुमाई हो रही है। रेलवे के कर्मचारी कोई भलाई नहीं हो रही है। रेलवे तो कई रेल कर्मचारी और रिटायर्ड नेता हैं जिनको रेल कर्मचारी खून पसीने की कमाई से भुगतान हो रहा है। कुछ तो रेलवे में हैं और कुछ तो रेल कर्मचारी भी नहीं हैं। उनमें से एक है हमारे महानेता अमित भटनागर जी। तो आप सोचिए, ऐसी यूनियन के हाथ में आपका भविष्य कितना सुरक्षित है। दोस्तों, इन नेताओं की मैं तस्वीर देख के बड़ी हंसी आती है। मुझे तो समझ में यह नहीं आता कि ये लोग इतनी मालाएं क्यों पहनते हैं। ऐसी क्या उपलब्धि है इनके जीवन की कि ये इतनी मालाएं पहनते हैं कि इनका चेहरा भी बाहर देखना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने ऐसे कौन से काम किए हैं कि इनको इतनी मालाएं पहनाई जाती हैं? मुझे तो हंसी उन लोगों पे भी आती है जो लोग माला लेकर इनको माला पहनाने आते हैं। उन बेचारे मासूमों को ये तो पता ही नहीं है कि ये लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो तक अभी तक मैंने आपको कोशिश की कि हमारे रेलवे में निजीकरण के क्या कारण है, क्यों लगातार निजीकरण और निगमीकरण होता जा रहा है। तो आखिरी में चलते चलते दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि AIRF NFIR के नेता किसी भी रूप में आपको ठगने आ सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, इन दोनों यूनियन का बहिष्कार करें। इनको ना तो वोट दें ना तो नोट दें। इनको अपनी मेहनत से कमाकर खाने पर मजबूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।